तो नमस्कार। मैं आज आपको खिलजी साम्राज्यवाद के बारे में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत मैं खलजियों का परिचय देना चाहूंगी। तो इसके अंतर्गत डॉक्टर के एस लाल ने बताया है कि खलजी तुर्क थे, किंतु लंबे दीर्घकालीन तक अफगानिस्तान में रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से बहुत सौ ने तुर्क आक्रांताओं के साथ उनके सैनिकों के रूप में, बहुतों ने मंगोलों के आक्रमण के सब शरणार्थियों के रूप में भारत में प्रवेश किया। इलबारी सुल्तानों और उनके तुर्क अमीरों की सेवा स्वीकार कर ली, इसलिए दिल्ली के सत्ताधारी इलबारी तुर्क उन्हें अपने से भिन्न समझते थे। पर कुछ विद्वानों जैसे उलजले है, रॉबर्टी, बार्थोल्डो आदि ने खलजियों को तुर्क स्वीकार किया है। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा विस्तृत जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, परंतु कहा जाता है कि इसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पूर्वज बहुत पहले भारत में आकर बस गए थे और शायद यह भी नासिरुद्दीन के शासनकाल में राज की सेवा में शुरू कर दी थी। बाद में शाही अंगरक्षक के पद पर इसे नियुक्त किया गया और उसके बाद समाना का सूबेदार नियुक्त किया गया। यहाँ रहते उसने मंगोलों के विरुद्ध अपनी योग्यता, सैनिक प्रतिभा तथा पराक्रम का अच्छा परिचय दिया था और उसकी गिनती इसमें योग्य सेनानायक में की जाने लगी। कैकुबाद ने उसे आरिज मुबालिक का पद प्रदान किया। इसी समय उसका तुर्की सरदारों से टकराव हो गया, जिसका अंत खलजी क्रांति के साथ हुआ। 13 जून 1290 के इस दिन किलूगढ़ी में जलालुद्दीन का राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा। उस समय उसकी आयु 70 वर्ष की थी। सुल्तान बन जाने के बाद भी उसने दिल्ली में जाने का साहस नहीं किया, क्योंकि तुर्की सरदार दिल्ली की जनता को इतनी जल्दी से मान्यता देने की स्थिति, मतलब स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी। परंतु जलालुद्दीन ने चारित्रिक श्रेष्ठता, उदारता के कारण लोगों का शीघ्र ही दिल जीत लिया। उदार शासन नीति। प्रारंभिक जीवन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सिंहासन 13 जून 1290 को हुआ था इसका। उदार शासन नीति के बारे में कहा जाता है कि सुल्तान नवीन व्यवस्था में खलजी सरदारों के साथ तुर्क सरदारों के महत्व को भी महत्व दिया उसने। बड़े पुत्र को खाने खाना की पदवी दी, दूसरे पुत्र को अरकली खां की पदवी दी, तीसरे पुत्र को कद्र खां की दी, अपने चाचा को ताजुल मीर की पदवी दी, अलाउद्दीन को अमीर तुजुक की पदवी दी, छोटे भतीजे अलमास बेग को अकूर बेग की पदवी दी, अपने भाई को आरिजे मुबालिक के पद पर नियुक्त किया, तुर्की सरदारों को ख्वाजा शाद वजीर पद पर नियुक्त किया, मलिक छज्जू बड़ा मानिकपुर के सूबेदार पर बने रहने दिया। वृद्ध सुल्तान जलालुद्दीन के प्रेम और सद्भावना के साथ शासन करने का प्रयास किया। वह सबके लिए दयावान था, अपने अमीरों के साथ एक मित्र की भांति व्यवहार करता था और उसे रक्तपात तथा कठोर दंड से घृणा थी। परंतु उसके मुख्य सलाहकार अहमद चक ने उसे कई बार कठोर नीति अपनाने की सलाह दी, परंतु ईश्वर वीर जलालुद्दीन ने कभी भी उसकी राय पर ध्यान नहीं दिया और परिणाम स्वरूप अमीर और सरदारों के वर्ग में अलोकप्रिय हो गया। उनका तर्क था कि जो शासक न तो शत्रुओं को समुचित दंड दे सकता, न मित्रों को समुचित पुरस्कार, वह ताज धारण करने के योग्य नहीं है। सबसे पहले इसी कड़ी में मलिक छज्जी का 1290 में विद्रोह हुआ। सुल्तान की असाधारण विनम्रता ने लोगों को लिए विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 2 माह बाद ही बलबन के भतीजे मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया और उसने सुल्तान मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण की और सिंहासन पर अधिकार करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया। और इसके साथ अवध का सूबेदार मलिक अमीर अली और कुछ अन्य सरदार भी इसके साथ मिल गए। और विद्रोह की सूचना मिलने के बाद जलालुद्दीन विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ा। सुल्तान के पुत्र अरकली खान ने बाढ़ से भरी काली नदी को पार कर विद्रोहियों पर अचानक आक्रमण कर दिया और विद्रोह हार गए और मलिक छज्जू सहित तुर्की सरदारों को बंदी बना लिया गया और बदायूं में सुल्तान के समक्ष पेश किया। और सुल्तान ने विद्रोह की दशा देखकर द्रवित हो गया, विद्रोह जैसा व्यवहार किया और कहा कि आपने अपने सुल्तान के वंशज का समर्थन करने के लिए तलवारें उठाकर कोई बेईमानी नहीं की। सुल्तान के पुत्रों ने उसकी नीति का विरोध किया, परंतु उसका ये था कि सुल्तान के मुसलमानों का रक्त नहीं बढ़ाना चाहता। अरकली खां को मुल्तान की सुविधाएं देकर मुल्तान भेज दिया। मलिक छज्जू को उसी की देखरेख में रखा गया और कड़ा मानकपुर की सुविधाएं अलाउद्दीन खिलजी को दे दी गई। फिर है डाकुओं ठगों के प्रति दयालुता का व्यवहार। तो सुल्तान की उदारता का लाभ उठाकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में डाकुओं और ठगों की बन गई थी। उनकी गतिविधियों जनता में भय व्याप्त हो गया था। सुल्तान के आदेश से उनके विरुद्ध कार्यवाही की, उन्हें पकड़कर सुल्तान के
समक्ष पेश किया गया। सुल्तान ने उन्हें सजा देने के स्थान पर ऐसे काम न करने का उपदेश देकर सभी को रिहा कर दिया। दूसरी बार जब लगभग 1000 ठगों को के सामने लाया गया तो उन्हें बंगाल छोड़ देने का आदेश दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो अधिकारी उन्हें छोड़ने गए थे उन्हें दिल्ली वापस आने से पूर्व ही बहुत से अपराधी घर लौट आए थे। अपराधियों के प्रति ऐसी उदार नीति से सुल्तान अपने अधिकारियों के आलोचना का शिकार बन गए थे। अमीरों का षड्यंत्र। सुल्तान के शांत और समाशील स्वभाव से अमीरों को असंतुष्ट बना दिया था। वे खुलेआम कहने लगे थे सुल्तान को शासन करना नहीं आता। अमीरों की दावतों गोष्ठियों में सुल्तान को अपदस्थ करने के षड्यंत्र रचे जाते थे। एक दिन मलिक ताजुद्दीन के यहाँ गोष्ठी में अमीरों ने सुल्तान के बारे में असंयत भाषा का प्रयोग किया। किसी ने कहा कि वो सुल्तान को ककड़ी खीरा की तरह काट डालेगा। किसी ने सुझाव दिया कि हटाकर ताजुद्दीन को सुल्तान बना देना चाहिए। जब जलालुद्दीन के पास इसकी जानकारी पहुंची तो क्रोध चढ़ गया और उसने बड़े दरबार में अमीरों को फटकारा, उनके साथ लड़ने का निमंत्रण दिया, परंतु अंत में सभी को क्षमा कर दिया। दंड स्वरूप उन अमीरों को 1 वर्ष तक अपनी जागीरों में रहने का आदेश दिया। मतलब अमीरों ने षड्यंत्र शुरू कर उसका समाशील और शांत स्वभाव देखकर अमीर असंतुष्ट हो गए और खुलेआम सुल्तान के लिए बोलने लगे थे कि उसको शासन करना नहीं आता और अमीरों की दावत गोष्ठियों में उसको हटाने की योजनाएं बनाई जाती थी। और ताजुद्दीन क्या गोष्ठी हुई और उन्होंने उसके विरुद्ध असंयत भाषा का प्रयोग किया। साथ ही ये बताया कि ताजुद्दीन को सुल्तान बनाना देना चाहिए। जब जलालुद्दीन की इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अमीरों को फटकारा और लड़ने को निमंत्रण दिया। अंत में उन्हें क्षमा कर दिया। सीदी मोला का षड्यंत्र। सीदी मोला की अध्यक्षता में सुल्तान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया, परंतु इस बार जलालुद्दीन ने अपने शांत एवं उदार व्यवहार के विरुद्ध निर्ममता का परिचय दिया। सीदी मोला ईरान आया हुआ फकीर था, दिल्ली में बस गया था। बड़े बड़े अमीर उसके पास आने लगे थे, जिससे उसने में राज सत्ता प्राप्त होने की इच्छा प्रबल होने लगी थी। उनमें से एक खान का मठ बनवाया गया जहां हजारों निर्धनों को भोजन कराया जाता था। इतना रुपया कहाँ से आता है इसकी ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। खान का में अमीर लोग राजद्रोह षड्यंत्र की बातें किया करते थे और यह तय किया जाता है कि शुक्रवार की नमाज के दिन सुल्तान को खत्म कर दिया जाए, सीदी को खलीफा घोषित कर दिया जाए और बलबन के अमीरों और उसके पुत्रों को महत्वपूर्ण पद दिए जाए। सुल्तान को षड्यंत्र की जानकारी मिल गई। उसने सीदी को दरबार में बुला भेजा। सीदी राजनीति में भाग लेने और किसी प्रकार के षड्यंत्र की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। क्रोधित सुल्तान ने अपने अनुचरों से इतना कहा कि मुल्ला से मेरा बदला लो। अरकली खां के संकेत पर सीदी मुल्ला का अंत कर दिया गया। इतिहासकार का मानना है कि इस समय दिल्ली की राजनीति में 2 गुट बन गए थे, एक बड़े साहजादे खाने खाना, दूसरा अरकली खां का। दोनों ही सिंहासन के दावेदार थे। खाने खाने का सीदी के पास आना जाना था, अतः अरकली खां ने अवसर का लाभ उठाकर उसे ठिकाने लगा दिया। मतलब सीधी मोला की अध्यक्षता में षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि उस विपरीत, परंतु इस बार उसने जलालुद्दीन निर्ममता का व्यवहार किया। ईरान से आया हुआ फकीर था, दिल्ली में बस गया, बड़े बड़े अमीर उसके पास आने लगे। उसने खानकाह नामक मठ बनवाया, वहां पे हजारों निर्धनों को भोजन कराया जाता था। खानकाह में अमीर लोग राजद्रोह षड्यंत्र की बातें किया करते थे। शुक्रवार की नमाज के दिन सुल्तान को खत्म कर दिया जाए, सीदी को खलीफा घोषित कर दिया जाए, बलबन के अमीरों और उसके पुत्रों को महत्वपूर्ण पद दिया जाए। सुल्तान को इसकी जानकारी मिली और सीदी को दरबार में बुला भेजा और उसके पुत्र अरकली खान ने उसको मरवा दिया। सैनिक अभियान। अपने शासनकाल में सुल्तान ने 2 सामरिक अभियान किए। पहला अभियान रणथंभौर के विरुद्ध 1251 ईस्वी में किया। रणथंभौर में इस समय राणा अमीर का शासन था। सुल्तान ने पहले झाई पर आक्रमण किया। उसने दुर्ग और आसपास के गांवों को जीत लिया, मंदिरों को नष्ट किया। इसके बाद वह रणथंभौर पहुंचा, परंतु दुर्ग की अभेद्यता से घबराकर वापस लौट गया। अमीरों के पूछने पर उसने कहा कि हिंदुओं के दुर्ग को तुलना में उसे अपने सैनिक अधिक प्रिय हैं और बस मुसलमानों का बेकार में रक्त बहाना नहीं चाहता। वास्तविकता यह थी कि अमीर की शक्तिशाली मोर्चाबंदी को परास्त करके रणथंभौर पर अधिकार करना दुष्कर कार्य था, अतः अपनी कमजोरी पर पर्दा डालने के लिए उसने इस विचार का सहारा लेना पड़ा। मंगोलों के विरुद्ध अभियान। 1292 ईस्वी में अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कर दिया, सुनाम तक बढ़ाए। सूचना मिलते ही सुल्तान भी एक विशाल सेना के साथ सिंधु तक जा पहुंचा और एक घमासान युद्ध में मंगोलों को परास्त किया। हजारों मंगोलों को बंदी बना लिया गया। दोनों पक्षों में शीघ्र ही संधि हो गई। अब्दुल्ला वापस लौट गया, परंतु चंगेज खां के एक पुत्र उलूग ने अपने अन्याय सहित इस्लाम स्वीकार कर लिया। वे सुल्तान की अनुमति से दिल्ली के आसपास ही बस गए और वे नव मुसलमान कहलाए
और सुल्तान ने उदारता पूर्वक उनकी जीविका की व्यवस्था की। अलाउद्दीन के सैनिक अभियान। 1292 ईस्वी में सुल्तान ने कोई सैनिक अभियान नहीं किया, परंतु उसके भतीजे अलाउद्दीन के साहसिक अभियानों ने नई आशाएं जाग उठी। 1292 ईस्वी में उसने सुल्तान की अनुमति से भिलसा के समृद्ध नगर पर आक्रमण किया, अपार धन संपत्ति प्राप्त की। सुल्तान को प्रसन्न करने की दृष्टि से लूट का हिस्सा लेकर दिल्ली जा पहुंचा। सुल्तान का अत्यधिक प्रसन्न होना, उसने अलाउद्दीन की आरिज ममालिक का पद प्रदान किया। कड़ा की सुबेदारी में अवध का सूबा भी सम्मिलित कर लिया गया। अलाउद्दीन को आरिज ममालिक की 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन ने सुल्तान की अनुमति से भिलसा पर आक्रमण किया, वहां से अपार धन संपत्ति प्राप्त की और सुल्तान को प्रसन्न करने की दृष्टि से कुछ हिस्सा लेकर वो दिल्ली गया। सुल्तान प्रसन्न हुआ और आरिज ममालिक की उपाधि प्रदान की, साथ ही कड़े की सुबेदारी में अवध का सूबा भी सम्मिलित कर दिया। अलाउद्दीन महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसके साथियों अमीरों ने उसकी महत्वाकांक्षा को सुल्तान बनने की अग्नि प्रज्वलित की, मतलब उसमें इच्छा जागृत की कि वह सुल्तान बन सकता है और विशाल सेना करने की जरूरत थी। सेना के लिए उसे धन की आवश्यकता थी। भिलसा अभियान के समय उसने दक्षिण में स्थित देवगिरी से अपार संपदा समृद्धि का हाल सुना था, अतः उसने देवगिरी पर अचानक आक्रमण करने की योजना बनाई। क्योंकि उसे विश्वास था कि इस अभियान के सुल्तान की स्वीकृति नहीं मिलेगी, अतः संपूर्ण योजना को गोपनीय रखा। सुल्तान ने चंदेरी के हिंदू शासक का दमन करने के नए सैनिक भर्ती करने पड़े। कड़ा अवध सुल्तान से चंदेरी के हिंदू शासक का दमन और कड़ा अवध का कर कुछ विलंब से चुकाने की अनुमति उसे मिल गई। मतलब चंदेरी के हिंदू शासक को दमन करने के नाम से उसे नए सैनिक भर्ती करने की अनुमति मिल गई और गुप्तचरों से देवगिरी की पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर ली। कड़ा अवध की शासन व्यवस्था अपने विश्वस्त सेवक अलाउल मुल्क को सौंपकर 8000 घुड़सवारों के साथ देवगिरी के लिए कूच कर दिया। तेजी के साथ रास्ता तय करता हुआ एलिचपुर पहुंचा, जो मराठा राज्य के सीमांत पर बसा हुआ था। यहाँ उसने अपने सैनिकों को 2 दिन का विश्राम दिया। यह प्रचार भी करवा दिया कि अपने चाचा से रुष्ट होकर राजमहेंद्र के शासक यहाँ नौकरी के लिए जा रहा है। देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को जब अलाउद्दीन के आकस्मिक आक्रमण की सूचना मिली तो घबरा गया, क्योंकि राज्य की मुख्य सीमा उसके बड़े लड़के के साथ दक्षिण की ओर गई हुई थी। अतः उसने दूर के भीतर रहकर अलाउद्दीन का सामना करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन सिगरी नगर में आ घुसा। लूटमारों में से नगर में आतंक उत्पन्न हो गया। उसने ये अफवाह फैला दी कि मुख्य सेना के साथ उसका चाचा भी दक्षिण विजय के लिए पीछे पीछे आ रहा है। रामचंद्र देव ने थोड़े दिन तक सामना किया, किंतु स्थिति प्रतिकूल मानकर समझौते की बात शुरू कर दी और अलाउद्दीन ने पर्याप्त धन मिल जाने के बाद वापस लौट जाने का वचन दिया। रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन की मांग के अनुसार उसे धन दे दिया और अलाउद्दीन ने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। और तभी अचानक रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव सेना सहित लौट आया। उसने अलाउद्दीन को धन वापस कर चुपचाप लौट जाने की धमकी दी। अलाउद्दीन दुर्ग की नाकाबंदी के लिए 1000 घुड़सवारों को छोड़कर शेष सेना के साथ शंकर देव की सेना पर आक्रमण कर दिया। मराठा सेना ने खलजी सेना को हराकर छिन्न भिन्न कर दिया, परंतु तभी नुसरत खान खतरे को भांपते हुए दुर्ग की घेराबंदी उठाकर अपने 1000 घुड़सवारों के साथ युद्ध में प्रवेश किया। मराठों ने अलाउद्दीन की अफवाहों को सत्य मानकर समझ लिया कि दिल्ली की मुख्य सेना वहां पहुंची। वे घबराकर मैदान से भाग खड़े। इसी प्रकार अलाउद्दीन की हारी हुई बाजी जीत गए। अब दुर्ग की मजबूती नाकाबंदी कर दी। दुर्भाग्यवश दुर्ग में रसद की भारी कमी पैदा हो गई। परिणाम से रामचंद्र देव को पुनः संधि के लिए विवश होना पड़ा। अलाउद्दीन इस बार पहले से अधिक धन की मांग रखी। एलिचपुर क्षेत्र की वार्षिक आय प्रतिवर्ष दिल्ली को भेजने की शर्त रखी गई। राजा को सभी शर्तें माननी पड़ी। अलाउद्दीन इस अभियान में कितनी धन संपदा ले गया, इसका लेखा जोखा संभव नहीं था, परंतु यह अभियान उसके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अभियान से प्राप्त धन से वे सब साधन जुटा दिए सुल्तान पद के लिए जरूरी थे। उसकी शानदार सफलता ने उसे सफल विजेता, निपुण सेनानायक सिद्ध कर दिया। कड़ा से सैकड़ों मील दूर अनजान रास्तों से होकर देवगिरी पर विजय प्राप्त करना उसकी सैनिक प्रतिभा का संपूर्ण योजना को गोपनीय रखने के साथ अमल में लाना उसकी चालाकी का सबूत था। सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या। देवगिरी की अपार सम्मता के साथ अलाउद्दीन तेजी के साथ कड़ा का मार्ग पकड़ा। उस समय सुल्तान ग्वालियर में ठहरा हुआ था। यहीं पर पहली बार उसे जानकारी मिली कि अलाउद्दीन ने उसे बिना पूछे अब तक क्या किया, कितनी संपदा के साथ वापस लौट रहा है। मलिक अहमद अपने सुल्तान को सही सलाह देते हुए निवेदन किया कि चूंकि धन मनुष्य को उन्मत्त बना देता है, अलाउद्दीन पुराने विद्रोही अमीरों से घिरा हुआ था, अतः उसको आगे बढ़कर रास्ते में ही रोककर धन संपत्ति अधिकार कर लेना चाहिए। परंतु सुल्तान ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और दिल्ली वापस
लौट गया। अलाउद्दीन को शाही दरबार में उपस्थित अपने भाई अल्मास बेग से दरबार की सारी सूचनाएं मिलती रही। उसने सुल्तान को बुलावे रखने के लिए देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए क्षमा मांगी। क्षमा मिलते ही संपूर्ण संपत्ति सहित दिल्ली आकर सुल्तान की सभा में उपस्थित होने का वचन दिया। सुल्तान ने इस बार भी अलाउद्दीन का विश्वास कर लिया और अलाउद्दीन कुशलतापूर्वक कड़ा मानिक पर पहुंच गया। इसके बाद उसने अत्यधिक कुशलतापूर्वक तैयार की गई योजना अनुसार सुल्तान को कड़ाने के लिए राजी कर दिया और उसने जलालुद्दीन ने कड़ा के लिए प्रस्थान किया, पर अलाउद्दीन ने कुचक्र रचकर शाही सेना को गंगा के दूसरे किनारे रख दिया। सुल्तान को कुछ निशस्त्र अमीरों के साथ गंगा के इस पार लाया गया, जहां अलाउद्दीन सेना सहित उसके लिए स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। सुल्तान की नाव किनारे पर पहुंचने पर अलाउद्दीन नाव पर जाकर सुल्तान से क्षमा याचना मांगी। सुल्तान ने उसे गले लगाकर माफ कर दिया। इसके बाद जब सुल्तान नाव से उतरने के लिए आगे बढ़ा, तभी अलाउद्दीन के संकेत पर सुल्तान पर घातक प्रहार किया। सुल्तान ने अलाउद्दीन को कोसते हुए भागने का प्रयास किया, परंतु तत्काल मौत के घाट उतार दिया गया। मलिक फखरुद्दीन के अलावा नाव में सवार सुल्तान के अन्य सभी अमीरों को मौत के घाट उतार दिया गया और इसके बाद शाही सेना आक्रमण करके शाही सेना पर आक्रमण कर उसे खदेड़ दिया गया। अहमद चप शेष सेना के साथ दिल्ली पहुंचने में सफल रहा। 20 जुलाई 1296 के दिन अलाउद्दीन ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। मर्द सुल्तान के कटे हुए सिर को, जिसमें रक्त टपक रहा था, एक भाले पर टांग कर इधर उधर घुमाया गया। इस तरह से जलालुद्दीन की हत्या कर दी गई। अधिकांश इतिहासकारों ने जलालुद्दीन के गुणों की सराहना की। वह पहला शासक था जिसने उदारता को शासन की आधारशिला बनाने का प्रयास किया। वह एक सफल सेनानायक, पराक्रमी सैनिक था, अपने युद्धों में विजय रहा था, परंतु सुल्तान बनने के बाद रक्तपात का पक्षपाती नहीं रहा। परंतु उसने अपनी सुरक्षा को उपेक्षा करके घातक भूल की थी। बहुत से इतिहासकारों ने उसको दुर्बल और धर्मभीरू बतलाते उसके को दिल्ली सल्तनत के लिए उपयोगी बताया था। इस तरह से ये जलालुद्दीन का परिचय और उसका कार्यकाल